नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनीता बघेल, जो कि अजमेर साउथ से हमारी विधायक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो अनीता जी, एक बहुत ज़रूरी मंत्रालय आपको मुख्यमंत्री साहिबा ने संभला रखा है, महिला एवं बाल विकास विभाग। क्योंकि बरसों से हम लोग ये आंकड़े देख रहे हैं कि चाहे हमारे यहाँ पर शिशु मृत्यु दर हो, चाहे हमारे यहाँ पर माताओं की जो मृत्यु हो जाती है क्योंकि शादियाँ जल्दी होती हैं, पालन पोषण ठीक नहीं होता है, या फिर हमारे पास जो ऐसे बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन है, इसमें राजस्थान अनफॉर्चुनेटली बहुत ऊपर चलता है। बहुत सारी स्कीम आती हैं जी, जाती हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे कि आपने जब से आकर ये भार संभाला है तो क्या चेंज ला पाई हैं, और आने वाले अपने कार्यकाल में आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगी, क्योंकि राजस्थान की खुशहाली आपके हाथों में है। आपने ठीक कहा कि हमारे प्रदेश में कुपोषण और मातृ मृत्यु शिशु दर जो रेट है वो बहुत अधिक है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तब से लेकर के आज तक, आपको ध्यान होगा उन्होंने उस समय जननी सुरक्षा योजना वो लेकर के आई थी जी। और संस्थागत प्रसव हो, इसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे। और 108 जो एम्बुलेंस है वो महिलाओं को हॉस्पिटल तक डिलीवरी के लिए लाने के लिए उन्होंने उसको इंश्योर किया था। और धीरे धीरे लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। और अब मैं समझती हूँ कि प्रदेश में 90% जो डिलीवरीज़ हैं वो हॉस्पिटल्स में होती हैं, क्योंकि उनको जननी सुरक्षा योजना के तहत जो लाभ मिलता है वो तो वहाँ मिलता ही है, साथ साथ में शुभ लक्ष्मी योजना का भी लाभ उनको मिलता है। यदि बेटी जन्म लेती है हॉस्पिटल में तो उसका भी लाभ उनको मिलता है। तो इस तरह से दोहरा लाभ उनको मिलता है। साथ में डॉक्टर्स की देखरेख में डिलीवरी होती है, तो निश्चित रूप से माता की और बच्चे के मरने की जो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। चूँकि मेरे पास महिला और बाल विकास विभाग है, यदि इस संदर्भ में आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं इतना ही आपको कहूँगी कि हमने कुपोषण और बच्चा और जच्चा दोनों के स्वास्थ्य ठीक रहे, ये एक तरह से सामुदायिक समस्या है, एक निजी समस्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसको समाधान के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि समुदाय की भागीदारी को कैसे सरकार के साथ सुनिश्चित किया जाए। क्या जो नंदघर योजना है वो उसी को आगे ले जाते हुए बिल्कुल उसी पर मैं आना चाहूँगी। और उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने लगभग 1 वर्ष पूर्व नंदघर योजना प्रारंभ की, और उसके बहुत सुखद परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। जैसे नंदघर योजना के तहत जो समुदाय की भागीदारी हमें मिली है, लगभग 3000 के लगभग जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पर हमको मिली है। और उसका एक सुखद परिणाम ये है कि जब समुदाय का कोई वरिष्ठ व्यक्ति, समुदाय का कोई भामाशाह, समुदाय का आम आदमी जब आंगनवाड़ी से जुड़ता है तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी पर बच्चों की संख्या बढ़ती है। आंगनवाड़ी की कार्यकलाप बच्चों की संख्या कि जब प्राइवेट आदमी करता है तो काम होता है, और जब सरकार करती है तो नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आदमी खुद को उससे जोड़ता है तो वो सरकार तो उस पर मॉनिटर करती ही करती है, लेकिन व्यक्ति जब खुद भी मॉनिटर करता है, उसको दिन रात उसको देखता है, उसमें सुविधाओं का यदि वो विस्तार करता है, उसकी छोटी छोटी चीज को बहुत बारीकी से देखता है, समूह आंगनवाड़ी पे आने वाले बच्चों से वो बात करता है, उन माताओं से बात करता है, तो निश्चित रूप से जो आंगनवाड़ी पे आने वाले लोग हैं उनको भी लगता है कि नहीं, हमें सरकार के अलावा बाकी के लोग भी देख रहे हैं। और जब समाज में मैडम क्या ये होता है मंत्री साहिबा कि वो पैसे भी वो इंसान लगा रहा है? हमने 4 प्रकार के मॉडल्स बनाए हैं। उस 4 प्रकार के मॉडल्स में हमने ये इंश्योर किया है कि यदि वो जिस प्रकार से दान देना चाहता है, हर विकल्प उसके पास हमने उपलब्ध कराया। बच्चों को वो यदि कोई मान लो उसका जन्मदिन है, परिवार में किसी का जन्मदिन मनाना चाहता है तो वहाँ आकर के बच्चों के साथ मनाए। और यदि वो उस आंगनवाड़ी केंद्र को बहुत सुविधा युक्त करना चाहता है तो वो सुविधा युक्त कर सकता है। उस आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए वो स्थायी रूप से कुछ आइटम्स देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो 4 प्रकार की हमने उसको विकल्प दिए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं? आंगनवाड़ी केंद्र एनजीओ के जैसे काम नहीं कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं, एनजीओ की बात अलग है। एनजीओ को के पास पूरा प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पूरा प्रोजेक्ट उनके पास नहीं है। सिर्फ उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कि वो कैसे सहभागी बने।
आंगनवाड़ी केंद्र एक आइसोलेटेड नहीं रह जाए, समाज की गतिविधियों का केंद्र बने, समुदाय की गतिविधियों का केंद्र बने। महिलाएं वहां आए तो वो फ्रैंकली अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे वहां पर और पूछें, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पूछने की प्रवृत्ति नहीं है, प्रश्न करना नहीं चाहती है, उनको पता नहीं, बचपन से आदत नहीं डाली है ना। तो ये आदत उसमें डले, वो आएगी, देखेगी, दूसरों से देखेगी, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेगी तो निश्चित रूप से पूछेगी, और पूछेगी तो वहां उसको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। जिज्ञासाएं उत्पन्न करना भी महिला के अंदर बहुत जरूरी है, तभी हम उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल। तो आप एक चीज मानेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ पर है, जो आज भी है, जिसके साथ चाहे हम लोग कुपोषण की बात करें, चाहे हम लोग बाल और माता मृत्यु दर की बात करें, वो है जल्दी शादियां होना। बिल्कुल। हाल ही में अखा तीज गया है, इस बार आपने एनजीओज और यूनिसेफ और सबको साथ लेके एक और नई मुहिम छेड़ी, आपने जगह जगह इस चीज को अवेयरनेस करने की, भाई आप लोग बाल विवाह मत कीजिए। कितना इम्पैक्ट हुआ, कितने आप सक्सेसफुल हुए, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हाँ आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बाल विवाह हो या डाउरी लेना देना हो, या मैं तो ये कहूँगी कि भ्रष्टाचार हो, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि इसको समाज अपना चुका है और अब हम इसको एक नफ़रत की नज़र से नहीं देखते। जो बेटियां मारते हैं उनके घर भी आते जाते हैं, जहाँ दहेज का लेन देन होता है वहाँ भी आते जाते हैं, और जब कोई अफसर या कोई मंत्री भ्रष्टाचार के बाद अपनी सज़ा काट के बाहर आता है तो उसको हीरो की तरह वेलकम किया जाता है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है मैडम। और जब आप ये कहते हो कि भाई हम लोग बैंड वालों पे भी एक्शन करेंगे और अब कार्ड छापने वाले पे भी एक्शन करेंगे, मैडम वो क्या करे बेचारा, उसकी तो रोजी रोटी है। जब माँ बाप ही आगे बढ़ बढ़ के छोटे छोटे बच्चों की शादी कर रहे हैं, कितना फ़र्क हुआ आपने जो ये एनजीओस को साथ लिया, क्या इम्पैक्ट देखा? हमने पहली बार बहुत लार्ज स्केल पर के लिए तैयारियां की और मूवमेंट के जैसे हमने काम किया। हमने धार्मिक संस्थाओं के साथ में एक वर्कशॉप किया, उनके माध्यम से हमने मैसेज देने की कोशिश करी। दूसरी तरफ हमने जो एनजीओज हैं, जो यूनिसेफ है, उनके साथ हमने वर्कशॉप की और उसके माध्यम से हमने मैसेज देने का काम किया। ये बात आपने ठीक किया, ये बात आपने ठीक कही कि ये एक सामाजिक स्वीकार्यता है ना, लेकिन इस बात को लेकर के हम बैठ नहीं सकते कि सामाजिक स्वीकार्यता है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। समाज को ही तो बदलना है, समाज को बदलना है। पहली बार हमने नीचे के लोकल जो हमारे जनप्रतिनिधि, जो सबसे पहली कड़ी सरपंच कहलाता है, हमने उनके साथ में संवाद स्थापित किया और उनको हमने निवेदन किया कि आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, ना उसमें शामिल होंगे। इसके बाद हमने सभी कलेक्टर से मोटिवेट कहा या आपने उनको? नहीं, मोटिवेशन के नाते से। और दूसरी बात हमने ये करी जो बहुत अच्छी मुझे लगी, जिसका परिणाम हमको देखने में मिला, कि हमने सभी कलेक्टर्स की और एसपीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको क्या क्या उपाय उनको करने चाहिए वो हमने उपाय उनको सुझाए, और उन उपायों का ये परिणाम है कि हर जिला हेडक्वार्टर पर ये हुआ कि सभी कलेक्टर्स ने, सभी एसपीस ने अपनी तरफ से बहुत पुख्ता इंतजामात किए। और दूसरी तरफ समझाइश, क्योंकि इसमें सजा एक दूसरी बात है, समझाइश दूसरी बात है। मतलब ये थोड़ी कि वो माँ बाप को जेल में डालोगे तो बच्चों को कौन पालेगा? समझाइश के लिए हमारी पहली प्राथमिकता यही होती है कि हम मैक्सिमम समझाइश करके ये बात उनके मन में बिठा दें कि वो अपनी बच्ची का भला नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि यदि बचपन में वो अपने बच्चों की शादी करते हैं तो निश्चित रूप से वो उनके स्वास्थ्य को छीनते हैं, वो उनकी शिक्षा को छीनते हैं। नुकसान तो जी अब आई थिंक मेरे ख्याल से सबको पता है, पर वो आई थिंक कुछ एक नहीं पता है। नहीं, ये हम ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम जाएं और ग्रामीण जन से हम बात करें, आप ये मानती हैं कि क्या ये कहीं कास्ट रिलेटेड है, कहीं ये क्लास रिलेटेड इशू है? नहीं, ये कास्ट रिलेटेड नहीं है और ये किसी भी तरह से पैसे से जुड़ा हुआ इशू नहीं है, एक सामाजिक स्वीकारोक्ति है। और जो बहुत लंबे समय से धारणा बनी हुई है ना कि लड़का और लड़की पराया धन है, इसलिए पराया धन है तो उसको तुरंत ही पराई कर दिया जाए, है ना। ये जो मानसिकता समाज की बनी है वो मानसिकता, क्योंकि हर कास्ट में बाल विवाह होते हैं, हर लेवल पर बाल विवाह होते हैं, पैसे वालों के यहाँ भी होते हैं, गरीब लोगों के। मैडम ये जो भी आपने एक बात कहा कि बेटी पराया धन है, इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये है कि चलो जी एक बार तो बेटी पहले तो कोशिश करते हैं कि भी पैदा ना हो, फिर हो जाए तो पराया धन है। फीमेल फीटिसाइड के लिए आप ये कहती हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए कि
माँ मना करना शुरू करे, वो ना करना शुरू करे। मैडम, जिसकी खुद की सर के ऊपर तलवार लटकी हुई हो, वो कहाँ से ना करने की शक्ति लाएगी? पाँव तो हमने महिलाओं के काट दिए, अब हम कह रहे हैं भागो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो करनी होगी हमें, है ना। हम जब ये बात कहते हैं कि महिलाएं ना कैसे करें, तो आज की स्थिति में मैंने देखा है कि बहुत बहुत हाई लेवल की क्लास, जिसको हम कहते हैं अपर क्लास लोग, है ना, उनमें सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल, और अर्बन इंडिया में ज्यादा हो रही है, रूरल से में ज्यादा हो रही है, रूरल से। जहाँ की महिलाएं बहुत एडवांस हैं, पढ़ी लिखी हैं, बाहर जॉब करती हैं, उनके यहाँ ये हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये कतई नहीं है कि उनके पैर कटे हुए हैं। इसलिए वो अपने से शुरुआत करें, अपने से मना करना शुरू करें। क्योंकि कोई भी परिवार मैं समझती हूँ, यदि वो खुद ना करेगी, 1% उसके मन में कहीं ना कहीं उस बात के लिए हाँ होती है, तब वो जाकर के खड़ी होती है। तो वो जो 1% उसके मन में कहीं ना कहीं छुपा होता है, उसको वो बिल्कुल खत्म कर दे, और खत्म करके दिल से ये माने कि बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान है, और हमें बेटी भी है तो भी बराबर है, और बेटा भी है तो भी बराबर है। बिल्कुल सही जी। और इसी को मेरे ख्याल से, इस सोच को आगे बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल, राजस्थान की मेरे ख्याल से 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है मैडम। राजस्थान में पहले फेज में तो 10 जिलों को चुना गया, अभी 4 जिले उसमें और शामिल हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 14 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है। और मैं आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है कि ये कार्यक्रम जब से चला है, उस चलने के बाद से जो 1 साल बाद में जो रिजल्ट्स अभी हमें देखने को मिले हैं, कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत क्रूशियल कहलाते थे, उनमें चेंज होने लगा है, ऑलरेडी देखने को मिला है। जिसमें मोस्ट जो हमारा टॉप पर था झुंझुनू और धौलपुर, गंगानगर, इन जिलों में एकदम से परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से ये चेंज आएगा, और आने वाले वर्षों में हम वाकई चेंज देखेंगे। तो जी, ये तो रहे हमारे प्रश्न मंत्री महोदया से, लेकिन अब अजमेर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं कुछ प्रश्न उनकी विधायक से भी करूं, है ना। किन वादों पर आई थी और कैसे पूरा करेंगी वो वादे, ये हम आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वैसे तो जी बड़ी खुशी होती है कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जब उनका विधायक मंत्री बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहती है कि भाई अब मेरे लिए, हमारे लिए कहाँ फुर्सत रहेंगी। तो क्या अजमेर साउथ के लोगों को है कुछ गिला शिकवा मैडम? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनको पूरा समय देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि पहले 24 आवर उनके बीच में रहती थी, लेकिन अब 24 आवर से वो आवर्स थोड़े कम हुए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि अजमेर साउथ के लोग इस चीज़ को समझते हुए कि आपके कंधों पे बहुत एक बड़ी जिम्मेवारी है और आप उसको पूरा कर रही हैं। मेडिकल और हेल्थ को लेके आप काफ़ी चिंतित थी और कुछ वादे भी किए थे आपने। आप चाहती थी कि अजमेर साउथ के लोगों को यहाँ पर अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएं। क्या कर पाई आप? आपको तो काफी समय हो गया विधायक बने हुए। हाँ, नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली रेलवे, जितना भी अजमेर में है वो रेलवे पूरा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। रेलवे की जितनी लाइंस हैं वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही निकलती हैं। बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग्स भी उसमें से निकलते हैं। तो जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि वो अपने एरिया से बाहर जा कर के मेडिकल की सुविधाएं ले पाते थे। उस दृष्टि को देखते हुए जब मैं विधायक बनी तो मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि हमें नए यहाँ कुछ जो है मेडिकल की सुविधाएं हमने करनी है। तो क्या किया? हाँ, हमने 2 हमारे जो क्षेत्र जो मेजर पार्ट हमारे छूट गए थे, चंद्रवदाई नगर, उसमें हमने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा भी हुई है। 5 करोड़ रुपए की लागत से वो हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए लैंड आवंटन की प्रक्रिया में है, सैंक्शन हो चुकी है। तो हम पूरे उस क्षेत्र के लिए जो लगभग 50,000 की आबादी का पूरा क्षेत्र है, जिसमें चंद्रवदाई नगर, अजय नगर, खानपुरा, ब्यावर रोड, सारे क्षेत्र के लोग शामिल हैं, उनको वो सुविधा मिल पाएगी। साथ ही साथ हमने हमारा जो जेपी नगर के नाम से एक क्षेत्र है, उस जेपी नगर में लेवल क्रॉसिंग्स के कारण से लोग बाहर नहीं आ पाते थे। अचानक कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो पता चला कि फाटक बंद है, फाटक बंद है। तो क्या ऐसी स्थिति में हमने एक नया एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ प्रारंभ किया है। वो स्वीकृत हो गया, बनकर के तैयार हो गया। चलो, ये तो मैं मानती हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये भाई आपके वहाँ पे इतनी सारी अगर ट्रेन निकलती है तो ओवरब्रिज, अंडरपास भी साथ साथ बनाएंगे? ये भी है, एक प्रॉब्लम है ये भी। एक्चुअली चूंकि कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट सीधा ही सुविधा दे सकती है। और शिक्षा में क्या किया आपने? हमने पहली बार मेरे एमएलए बनने के बाद में अजमेर में पहली बार नॉर्थर्न इंडिया का
महिला इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ स्थापित हुआ, बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। बड़लिया इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे टाइम में बना और वो इंजीनियरिंग कॉलेज की आज बहुत अच्छे से बच्चे वहाँ आकर के एजुकेट हो रहे हैं। हाँ, किसी तरह से जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाएं हैं और बच्चे हैं, आप महिला भी वहाँ से हैं और उसके साथ साथ एक आपकी ऐसी रिजर्व सीट भी है, दोनों की एक स्पेसिफिक देखिए। वैसे तो आप जनप्रतिनिधि हैं, हम सबकी प्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा कनेक्शन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं महिलाओं की शिक्षा बहुत अच्छे से इंश्योर हूँ, इसके लिए खत्म हो चुका है। लेकिन चलते चलते मंत्री जी, एक आप हमें बताइए कि आने वाले इस वर्ष में, जब तक ये वर्ष खत्म होता है, हम कौन सी और नई स्कीम देखेंगे जो कि राजस्थान के बच्चों को और महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके स्तर में बेहतरीन करेंगे? हम बालिका की चर्चा कर रहे थे अभी, बालिका भ्रूण हत्या की चर्चा कर रहे थे, उनकी शिक्षा की चर्चा कर रहे थे, उनके बाल विवाह की चर्चा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप चूंकि खुद महिला हैं और वो बहुत संवेदनशील होती हैं महिलाओं के मुद्दे को लेकर के, उन्होंने इस बजट में हमें 2 बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं दी हैं। एक बालिका जो है बालिका गरिमा योजना के नाम से जो भी एनजीओस या जो भी व्यक्ति, जो भी संस्थाएं महिलाओं के लिए काम करते हैं, बेटियों के लिए काम करते हैं, चाहे उसकी शिक्षा के लिए काम करें, चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, उनको प्रोत्साहन रूप में हमने एक नई योजना शुरू की है कि उनको हम स्टेट लेवल पर और संभाग मुख्यालयों पर पुरस्कृत करेंगे। 25,000 रुपए की राशि और उसको सम्मान पत्र हम देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं दूसरी योजना क्या है? दूसरी योजना मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है। ये योजना बालिका के जन्म से लेकर के बालिका के 18 वर्ष के बाद में उसके शिक्षित होने तक उसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए ये योजना है। उसके जन्म यदि होता है बालिका का, तो एक मुश्त राशि उसकी माँ को दी जाएगी, उसके प्रथम जन्म दिवस पर वो राशि दी जाएगी, उसके फर्स्ट कक्षा में प्रवेश करने पर वो राशि दी जाएगी, एक मुश्त राशि जो किसी भी स्कॉलरशिप से अधिक है, मैं ये कह सकती हूँ, किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप से आज की वैसे तो मेरा आखिरी प्रश्न था, लेकिन अब आपकी बात सुन के मैं एक प्रश्न और पूछूं। देखिए, आपके पास बाल विकास का जिम्मा है, तो बालकों का भी ध्यान रख रही है या केवल बालिकाओं का? आपने ये प्रश्न बहुत रिलेवेंट किया है, क्योंकि जी देखिए, बालिकाएं, मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूंगी। हमारे यहाँ जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, जिस चुनौती से हम जूझ रहे हैं, है ना, वो बेटा हमारा है। आप देखिए, प्रैक्टिकली हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। किसी भी गरीब से गरीब परिवार में, किसी भी गरीब से गरीब परिवार में, पहले हम बेटे को जब स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो माँ बाप की इच्छा होती है कि किसी निजी स्कूल में, अच्छे स्कूल में मैं प्रवेश दिलाऊं। और एक सक्षम परिवार है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसकी भी ये चाहत होती है कि बेटी तो सरकारी स्कूल में पढ़ ले, इसको तो पढ़ाना ही तो है। ये मानसिकता आप देखिए कितनी घर कर गई है नीचे तक, और इसी मानसिकता को बदलने का ये प्रयास है। हम लोग आपकी बेटियों को इतनी सहूलियतें देंगे कि आप बेटा बेटी को एक समान समझें। आपको ईटीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही चाहेंगे कि अपने आने वाले कार्यकाल में हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे बेटे भी सुरक्षित रहें, बिल्कुल, और बिल्कुल बाल विवाह भी कम हो जाएं, और समाज सरकार से भी परे हट के अपनी जिम्मेवारी को खुद समझे। मैडम, है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आमने सामने मंत्री साहिबा अनीता बघेल जी के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।